हेलो एवरीवन। जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर फर्स्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा जीव जगत। अध्याय 1 है हमारा जीव जगत। जीव जगत के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है कि हमारा जो ये हमारी ये दुनिया है, इसमें जीवित और अजीवित, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं। तो अगर हम जीव जगत की बात कर रहे हैं तो हर एक जगह, चाहे ऊंचा पर्वत हो, वन हो, महासागर हो, मीठा पानी या खारा पानी है, हर जगह गर्म झरने हो, ठंडे झरने हो, हर जगह पे जीव पाए जाते हैं। जीव की एक वैरायटी पाई जाती है। जीव जगत बहुत ही निराला है। अलग अलग तरीके के छोटे से छोटा अमीबा वायरस से लेके बड़े से बड़ा हाथी और ब्लू व्हेल तक इस दुनिया में जीव मिलते हैं। समुद्र के अंदर तो भरमार पड़ी है जीवों की। कई जीवों के बारे में तो अभी तक पता भी नहीं लगा है ना। तो आपको पता है कि जो जीवित चीज़ें हैं उनको सजीव कहते हैं, जो कोशिकाओं से बने हैं। तो जीवों को सजीव कोशिकाएं बनाती हैं और कोशिकाओं में आणविक गतिविधियां हमेशा होती रहती हैं जीवित जीवों में। ओके, तो प्रश्न ये है कि जीव और निर्जीव में क्या अंतर है। जीव और निर्जीव में अंतर क्या है, इसी को हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट यही है, जीव क्या है। जीव क्या है। ओके, बचपन से अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि सजीव वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, जो संवेदनाओं के प्रति अनुकूल क्रिया करते हैं। ये सभी जो हैं वो जीव हैं, है ना। उपापचय करते हैं, स्वयं की कोशिकाओं की प्रतिलिपि तैयार करते हैं, उद्दिगम प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये सब जीव है। तो क्या सच में वृद्धि करना जीव का एक अभिलाक्षणिक गुण है? तो यही हम जानेंगे कि क्या वृद्धि निर्जीव नहीं करते। तो इनका पहला यही गुण है जीव का कि सजीव वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव भी तो वृद्धि करते हैं। बस फर्क इतना है कि सजीव आंतरिक वृद्धि करते हैं जीव, और निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है, परंतु ये वृद्धि जो होती है वो सतह पे एकत्रित जो पदार्थ होते हैं उनके कारण होती है। जैसे मान लीजिए पहाड़ भी बड़ा होता है। पहाड़ के ऊपर परत दर परत परत दर परत परत दर परत उनके सतहों पे पदार्थ जमती होती है, जमती जाती है, जिसकी वजह से वो वृद्धि करते हैं। तो निर्जीव वृद्धि करते हैं, हाँ, सतहों पे पदार्थ के एकत्रित होने के कारण करते हैं। और सजीवों में जो वृद्धि होती है, जीवों में जो वृद्धि होती है, वो वृद्धि आंतरिक होती है। तो आप देख सकते हैं कि और जानते भी हैं कि जीव भार में और संख्या में वृद्धि करती है। अगर एक कोशिका नष्ट होती है तो उसकी जगह दूसरी कोशिका आती है। एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके भार में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होती है ना। तो वो वृद्धि करता है। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जीव का अभिलाक्षणिक गुण है, जीव का गुण है वृद्धि, तो निर्जीव का नहीं है। क्या यह विशिष्ट गुण है? नहीं। हम कह सकते हैं कि हाँ, जीव वृद्धि करते हैं, लेकिन यह एक विशिष्ट गुण नहीं है जिससे हम मान सके कि जीवों में होता है। निर्जीवों में भी हो रहा है भार में वृद्धि, बस वो सतह पे जम पदार्थों के एकत्रित होने के कारण बन रहा है, और इसमें कोशिकाओं के विभाजन होने के कारण नई कोशिकाएं बनती जाती हैं, संख्या में वृद्धि करती जाती हैं, जिसके कारण जीवों के भार में भी वृद्धि होती जाती है। तो इसीलिए कह सकते हैं वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हम। हाँ, जीवों का यह एक गुण है। तो जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझा जा सकता है कि जीव क्या है, जीव के भारों में। तो चलिए आगे देखते हैं कि दूसरी क्या बात है। पहला वृद्धि हो गया, दूसरा जनन, है ना। जनन भी जीव का एक अभिलाक्षणिक गुण है। जनन
वह प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करते हैं सजीव। दो प्रकार के होते हैं, वो भी जनकों के भाग लेने के आधार पे कि कितने जनक जनन में भाग ले रहे हैं। अगर जनक एक ही भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यदि दो जनक भाग लेकर के और संतति उत्पन्न करता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन आपने पढ़ा होगा, कई प्रकार के होते हैं, जैसे विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, बीजाणु चल अचल दोनों प्रकार के होते हैं, कायिक प्रवर्धन है। ये सब के सब अलैंगिक जनन है। जबकि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन पादपों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, कवक में होता है, फंगस में होता है। ये सरल शारीरिक संगठन रखने वाले जीवों में होता है। लेकिन उच्च किस्म के जो जीव होते हैं जिनके शरीर जो होता है संगठन उच्च किस्म का होता है, कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ही जटिल होता है, जटिल अकशेरुक, और कशेरुक में लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और नए संतति का निर्माण करते हैं। ओके, एक कोशिका दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, इसे भी डिवीजन कहते हैं। तो खूब सारी कोशिकाएं बनती हैं। ये सब एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं के निर्माण की विधि है अलैंगिक जनन में। तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिकाओं की संख्या तथा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं और पहले ही इनके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि एक कोशिकीय जीव तो जनन करता है जैसे अमीबा, और अमीबा एक कोशिका से अनेक कोशिका होता नहीं है, तो भार में तो वृद्धि नहीं की। वह तो एक कोशिका है, और फिर आगे चल करके पुत्री कोशिका भी उनकी एक कोशिका बनाती है, आगे चल के वो भी विभाजित होकर एक एक कोशिका बनाते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना जनन होने से ही होता है। तो जनन जो है वह कोशिकाओं की संख्याओं को वृद्धि करता है और भार में वृद्धि होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों का क्या? एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं बताया गया है अभी तक। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर है, जैसे कि मधुमक्खी, आपको पता ही है मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। उनमें से एक बाध्य मक्खी होती हैं, वर्कर्स जिनको कहते हैं, जो छत्ते में सिर्फ काम करने के पर्पज से होते हैं, लेकिन उनका कभी भी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये ऐसे हैं जो जनन नहीं करते। तो क्या ये जीवित नहीं है? ये जीव नहीं है? बिल्कुल जीव है। अभी हमने कहा वृद्धि तो निर्जीव पदार्थ भी करते हैं। तो गुण जरूर है लेकिन विशिष्ट गुण नहीं है। जनन भी गुण है लेकिन विशिष्ट गुण नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसे जीव हैं जो जनन ही नहीं कर रहे, उनका क्या कहेंगे आप? तो जनन भी एक विशिष्ट लक्षण गुण नहीं है किसी भी जीव का। ओके, अब देखते हैं हर एक कोशिका, जीव कोशिकाओं से बने हैं, और यार हर एक कोशिका के अंदर हमेशा रासायनिक क्रिया हो रही है। अब रासायनिक क्रिया उपचयी और अपचयी दोनों प्रकार के हो रखे हैं, जो 10वीं में हमने अपचयी उपचयी के बारे में पढ़ा हुआ है। अपचयी और उपचयी क्रिया कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक 2 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रिया, हल्का सा इस टॉपिक से हट के आपको अपचयी उपचयी क्रिया के बारे में बता रही हूँ। कुछ ऐसी क्रिया जो हमारे शरीर में होती हैं जिसमें जटिल पदार्थ सरल अणुओं में टूटता है, जैसे भोजन, और दूसरा है जो साधारण सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल पदार्थ है, सरल पदार्थ जुड़ करके जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे मूत्र। तो यही अपचयी उपचयी क्रिया है। और इनको एक साथ उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो जीवों में उपापचयी क्रिया हमेशा होता रहता है, चाहे वो बच्चे दे या ना दे, चाहे वो वृद्धि करे या ना करे, लेकिन निर्जीव कभी भी उपापचयी क्रिया नहीं कर सकता। तो उपापचयी क्रिया निर्जीवों में नहीं होती। तो ये कह सकते हैं कि जीवों का यह एक गुण विशिष्ट गुण है। उपापचयी
क्रिया। रासायनिक परिवर्तन हर समय होता रहता है जीवित जीव में। ओके, तो यह एक विशिष्ट गुण है। तो फिर से चलते हैं जीव पे। जीव का हमने पढ़ा, हाँ जीव वृद्धि करता, हाँ जीव जनन करता, हाँ जीव में उपापचयी क्रिया होती हैं, और जीव संवेदनशील होता है, अपने बाहर की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देता है। ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ेगा, गर्मी लग रही है तो पंखा चालू करते हैं। आप अलग अलग तरीके के उद्दीपनों या क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया देता है, संवेदनशील होता है। प्रकाश, ताप, पानी, इन सब चीज़ों के प्रति, प्रदूषण, इन सब चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देता है। ओके, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, हर एक जीव संवेदनशील होता है। तो यह एक अभिलाक्षणिक गुण है, जबकि निर्जीव में कोई संवेदना नहीं होती। तो यह एक अमीबा है, वो भी संवेदनशील होगा, तो यह भी जीव। नेक्स्ट टॉपिक है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता में आप छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़े जानवर, एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय की व्हेल, ब्लू व्हेल तक देखें, इतनी विविधता मिलती है। कुछ तो ऐसी विविधता है समुद्र के अंदर से लेके धरती तक पे अभी तक पढ़ी भी नहीं गई हैं, ना ही उन जंतुओं के बारे में किताबों में लिखा गया है। इतनी सारी संख्याओं में, इतनी ज़्यादा संख्याओं में जंतु पाए गए हैं और इस धरती पे मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जंतु मौजूद हैं इस धरती पे, इसको क्या कहेंगे? इसको जैव विविधता कहेंगे। जीव जगत में विविधताएं ही जैव विविधता कहलाती है। अब तक की ज्ञात स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन लगभग है। तो अर्थात हम जीव जगत में विविधता को जैव विविधता अथवा कह सकते हैं पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या के विभिन्न प्रकार। लेकिन क्या इन जानवरों को, इन पौधों को हर एक जगह पे एक ही नाम से पुकारा जाता है? नहीं। अगर कहीं कौवे को कौवा कहा जाता है तो दूसरी जगह क्रो कहा जाता है। अलग अलग जगह पे स्थानीय नाम से पेड़ पौधों को और जंतुओं को बुलाया जाता है। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो हर जगह पे अलग अलग जानवर हो जाएंगे। एक ही जानवर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का हो जाएगा। तो इनको सामान्य बनाने के लिए, एक जैसा कॉमन करने के लिए इनका साइंटिफिकल नाम रखा गया, ताकि एक ही देश में स्थानीय नाम अलग अलग भले ही हों, लेकिन इनका मानक नाम एक ही हो। हर एक जीव का मानक नाम एक ही हो और उसे नाम पद्धति कहा गया। ओके, जैसे कि आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आप कहीं भी चले जाइए, वैज्ञानिक नाम इसका यही रहेगा, लेकिन अलग अलग जगह पे स्थानीय नाम इसका बदल जाएगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए जीव विज्ञान में हर एक जंतु का, पादप का खुद का अपना वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम एक्चुअली एक साइंटिस्ट ने दी द्वि नाम पद्धति, जिसमें वंश और जाति, जैसे मैंजी फेरा और दूसरा है इंडिका। मैंजी फेरा वंश को बताता है और इंडिका जाति को बताता है। तो चूंकि यह दो घटक से मिलकर बना है, इसीलिए इसको कहते हैं द्वि नाम पद्धति। और द्वि नाम पद्धति को सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अध्ययन को, अलग अलग जीवों के नाम को पहचानने के लिए, अध्ययन को सरल बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने क्या किया? अनेक प्रयत्न किए। और पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार है, सबसे पहले जो नियम तय किया गया उसने किया ICBN ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिकल्चर ने। और जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए नाम जो तय किया गया उसको सबसे पहले दिया ICZN ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिकल्चर। बॉटेनिकल में पेड़ पौधों से रिलेटेड, जूलॉजिकल में जंतुओं से रिलेटेड, प्राणियों से रिलेटेड। तो द्वि नाम पद्धति सबसे पहले किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने, जिसमें कौन कौन से दो घटक हैं? वंश और जाति का संकेत। उदाहरण के लिए आम का मैंजीफेरा इंडिका, चावल का ओराइजा सटाइवा, जाति बदल सकती है। ओके, इसी तरीके से आपके आगे से आगे नाम
जो द्विनाम पद्धति को अपनाया गया और बहुत ही ये जो 2 शब्दावली नामांकन पद्धति थी ये बहुत सुविधाजनक थी पढ़ने में। वैज्ञानिकों को इससे बहुत ही आसानी कंफर्टेबलनेस मिला, पढ़ने में बहुत सुविधा हुई। ओके, तो नाम पद्धति के कुछ नियम हैं, नाम पद्धति के कुछ नियम हैं जो नियम कल पढ़ेंगे। इन नियमों को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चूँकि आप 10th से 11th में आए हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा विस्तार से समझाया गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए अभी आप। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो नियम बताएंगे। थैंक यू।